हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित, जो कि आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे चैप्टर 1। और इस वीडियो में हम आपका 1.1 प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे और एक वीडियो में आपका 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपका 1.1 इसी वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं, कुछ बेसिक बता देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हमारे पास जो कक्षा 10 की गणित अवेलेबल है और यहाँ पे हम आज 1.1 का पूरा अध्याय यहाँ पे इस वीडियो क्लास में आज खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 1.1 क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो चैप्टर 1 है वो है वास्तविक संख्या, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वास्तविक संख्या के सारे आपके बेसिक से बेसिक चीज़ बताए गए हैं, तो जो कि आपके इस चैप्टर को बनाने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसलिए आप इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे पूरा। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रमेय 1.1 युगल विभाजन प्रेमिका, इसी का प्रयोग करके आज हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए युगल विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं और थोड़ा बेसिक बताते हैं। 5 से 6 मिनट में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन पर चलेंगे और बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला तो आप याद किए होंगे, आप बचपन से ये फार्मूला पढ़ते आए होंगे, क्योंकि आप क्लास 5 में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे और यहाँ पे भी आपको यूज होगा। वो किस तरह से? तो यहाँ पे देखिए भाज्य इक्वल टू, आपको फार्मूला तो अवश्य याद होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए भाज्य को हम ए से डिनोट करेंगे, भाजक को हम बी से डिनोट करेंगे और भागफल को हम क्यू से डिनोट करेंगे और शेषफल को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप भाजक जो होता है, जो जिससे आप भाग देते हैं और जिसको आप भाग देते हैं, तो भाजक हमारा आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाज्य हमारा ए हो गया, भागफल हमारा क्यू हो गया और शेषफल यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से हमारे 2 से हम भाग दिए 9 को, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे भाजक हो गया और 9 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया और हमारा 4 क्या हो गया? यहाँ पे भागफल हो गया और 1 क्या हो गया? यहाँ पे ये शेषफल हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ए, इसको हम बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे क्या? हम भाज्य को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लीजिए भाजक को बी बोलते हैं और शेषफल को आर बोलते हैं, भागफल को हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका शेषफल यहाँ पे क्या आ गया? 0 और यहाँ पे भाजक क्या है? 2 और भागफल क्या है? 5। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसी तरह से मानिए भाज्य बराबर क्या हो गया? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये यहाँ पे देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम भाजक को क्या बोलते हैं? ए, भाज्य को यहाँ पर हम ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं और शेषफल को आर बोलते हैं। तो भाजक इक्वल टू हमारा क्या सूत्र होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पे ए बराबर भाजक बी, भागफल क्यू और शेषफल आर। तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला का हमारे इस चैप्टर में यहाँ पे होगा उपयोग और ये फार्मूला आपको 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में बहुत ही ज़रूरी है। ये फार्मूला को आप याद रखिए और ये भी आप याद रखिए कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं और आर किसको बोलते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये फार्मूला का मतलब, और ये फार्मूला आपको अभी याद भी हो गया होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है तो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आप महत्तम समावर्तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। और 135 और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 225। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया, 135 और 225। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, 135 और 225 को हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से HCF यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ा है 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, 225 बड़ा है 135 से, तो जो बड़ा है उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे A मानेंगे 225, और जो छोटा है उसको हम क्या मानेंगे, 135 B को मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 225, सबसे बड़ी संख्या को A और सबसे छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से इसको हम यहाँ पे एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है, प्रयोग से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से आपको क्या फार्मूला आता है, तो हमने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे जो हो जाएगा A = BQ + R, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के फॉर्मूला यहाँ पे होता है। इसी पे हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 225 जो है इसको हम क्या करेंगे, 135 से HCF करेंगे। किस तरह से करेंगे ये देख लीजिए, 135 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 225। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 135 से जब आप इसको लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 135 से 35, 135, और यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो कितना आ गया, 9, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 में से गया तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए चरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए तो आपको हमने बताया हुआ था कि ये जो हमारा होता है ये हमारा A होता है, ये हमारा भाज्य को हम क्या कहते हैं, A, और यहाँ पे भाजक क्या हो गया, यहाँ पे 135, और भागफल क्या हो गया यहाँ पे 1, और शेषफल क्या हो गया 19। तो A हमारा क्या है यहाँ पे भाज्य है, तो हम A की जगह पर यहाँ पे क्या देंगे 225, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, B हमारा क्या है 135, और भागफल क्या है जिसको हम Q बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 है, और प्लस R को हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या है यहाँ पे 19। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। हम तब तक इसका सॉल्यूशन करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम चरण 1 चरण 2 करते ही रहेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम चरण सेकंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चरण सेकंड करेंगे, और ये देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 135 हमारा A हो गया, और ये क्या हो गया B। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 90 से हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 90 से कितने में आ जाएगा, तो 90 का 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से यहाँ पे 9 गया तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 9 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी मैंने 5 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चरण 2 हो गया। तो चरण 2 में हमारा A कितना है 135, और भाज्य कितना है, यहाँ पे देखिए B कितना है भाजक, तो यहाँ पे 19। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया भागफल 1, और शेषफल 45। तो अभी तक हमें रिमाइंडर में 0 नहीं हुआ है, तो हम फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे चरण 3। ठीक है,
यहाँ पे हम चरण 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला आएगा। आप तो HCF तो निकाले होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 45 जा 2 होता है, 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे का 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए हमारा यहाँ पे क्या बन गया है 19 और 45 क्या बन गया है भाजक, जिसको हम क्या बोलते हैं बी। और शेषफल हमारा कितना निकल के आ गया है 2 और यहाँ पे 0। तो देख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बंद कर देंगे और हम इसका HCF निकालेंगे। देखिए इसको HCF किस तरह से निकालेंगे, आप क्या कीजिए, इधर से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमें 0 प्राप्त हुआ है वहाँ पे 1 2 3 आपको सारे में यही करना है। जहाँ 3 पे आप रुकेंगे और 3 पे जो हमारा होगा वही हमारा HCF होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF इक्वल टू आपको कितना आ गया, तो यहाँ पे आपको 45 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, यही था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं और सेकंड का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 196 और यहाँ पे क्या है 38,220। तो इसका हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे 38,220 यहाँ पे बड़ा है। तो लिखेंगे हम 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा है हम उसको लिख दिए और सबसे बड़ा वाले को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 38,220 और बी को हम मान लेंगे 196। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से। ठीक है, हेल्प से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, देख लीजिए यहाँ पे A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यही तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका HCF करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसलिए हम यहाँ पे इसका HCF कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 196 और 38,220 का। ठीक है, आप भी साइड में रब कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए तो 196 है, तो 196 का क्या आ जाएगा, 1 से आ जाएगा 196। तो यहाँ पे देख लीजिए 12 में 6 का कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे बच गया 2 में से गया तो यहाँ पे 186 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमारे यहाँ पे बचा हुआ है, इसलिए हम अभी तक इसको करेंगे। जब हमारा शेषफल निकल जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी तक यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1862 आ गया, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 9 से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 का 54, 54 का 4 और 9 9 81, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54, यहाँ पे 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 91 9 8 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 से 17 64। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे बच गया 5, तो 15 में 6 गया तो 9, और यहाँ पे बच गया 7, तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 0 980। तो हम इसको जब 5 से करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, तो 5 से करेंगे तो 980 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यही था हमारा, तो यहाँ पे कट गया, ये हमारा क्या हो गया चरण 1। तो हम लिखेंगे चरण 1 में ही हमारा 0 यहाँ पे आ गया है। तो ए हमारा कितना आ जाएगा 3820। ठीक है, और जो बी है हमारा कितना है 196 और भागफल हमारा कितना है जो कि क्यू होता है तो 195, और शेषफल हमें कितना निकल के आ गया है वो आ गया 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको
देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पर क्या आ गया 196, तो हमारा HCF इक्वल टू कितना निकल के आ गया 196। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप आपका, ये आपका सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए हम 3 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे 867, किससे बड़ा है 255 से, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं हम A 867 और B को क्या मानते हैं हम 255, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लीजिए यूक्लिड विभाजन या फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, ठीक है। तो बताइए यूक्लिड विभाजन का क्या फॉर्मूला होता है, तो अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे HCF कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 255 और 867, ठीक है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 255 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 पंचे 15 5 हासिल, 1 3 पंचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 765, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 में 5 किया तो कितना आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ गया 6 में 0 और 8 में 7 गया तो 1, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया चरण 1, ठीक है। चरण यहाँ पे 1 लिखेंगे और A क्या है यहाँ पे 867 और हमारा B क्या है 255 और Q क्या है यहाँ पे 3 और प्लस कितना आ गया 102। अभी तक तो 0 आया नहीं है, तो फिर से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चरण 2 में 255 हमारा A बन जाएगा। चलिए अब हम 255 को लगाते हैं किससे, 102 को 2 से, तो 102 2 दूनी 4 0 2 1 का 2, तो कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 204 आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए 5 में 4 गया तो 1 और 0, 5 में 0 गया 5 यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे चरण हमारा सेकेंड वाला आ गया। तो इस स्थिति में क्या है हमारा 255 यहाँ पे A है और B हमारा क्या है यहाँ पे 102 और यहाँ पे कितना है Q कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया 51। तो अभी भी हमारा 0 यहाँ पे नहीं आया है, तो फिर से हम करेंगे क्या 51 और यहाँ पे 102 बन जाएगा हमारा A और यहाँ पर 51 दूनी क्या हो जाएगा 102, यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हम लिखेंगे चरण यहाँ पे 3, तो A हमारा क्या बन गया यहाँ पे 102 और यहाँ पे आ गया 51 गुने 2 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया 0 और अब हम यहाँ पे हल करना बंद कर देंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया यहाँ पे आपका 51। तो लीजिए आपका 1 से ले 1 का जो 3 क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा ये आपका हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका 2 का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है वो समझिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हुआ जो पूर्णांक 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। ये जो q है यहाँ पे q को क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है। यहाँ पे 6q + 1 है, तो आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा कि ये bq + 1 की तरह लग रहा है ना। तो यहाँ हमें a नहीं पता है, यहाँ पर हमें q नहीं पता है, लेकिन b यहाँ पे हमें पता है कि 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर का भी हमें पता नहीं चल रहा है जो कि हमारा r है शेष पर। तो कभी 1 है तो कभी 3 है तो कभी 5, तो एक्चुअल हमें ये भी नहीं पता है। तो इसी को हम दिखाएंगे और दर्शाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम आपका क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप के यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ठीक है। और यहाँ पे देख लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि देखिए यहाँ पे ए हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे और पूर्णांक है, और जहाँ क्या है, जहाँ b इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए b इक्वल टू 6 दिया है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखेंगे BQ+R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो यहाँ पे a तो नहीं दिया है लेकिन b के जगह पे हमें 6 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और जहाँ b इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे और बताइए क्या फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का, BQ+R। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 0 देखिए यहाँ पे R बड़ा या बराबर होता है 0 से, और यहाँ पे B बड़ा होता है R से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, रिमाइंडर तो हमें कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर दिया है लेकिन हमें सटीक रिमाइंडर जो है वो हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे देख लीजिए 1 है, कभी 3 है, तो हमें सटीक अभी तक पता नहीं चला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B की जगह पे हमें पता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर b से छोटा शेषफल होगा, तब शेषफल तो हम r को बोलते हैं, तो b से छोटा, तो यहाँ पे देखिए b से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो हमारा क्या होता है, b से, यहाँ पे b से छोटा होता है हमारा r, ठीक है। तो b तो बड़ा होता है r से, तो यहाँ पे हमारा r जो होगा वो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा हमारा क्या सब हो सकता है, r से 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बराबर तो होता नहीं है, यहाँ पे 6 छोटा होता है, ठीक है। 6 से हमें छोटा लेना है, तो 1 2 3 4 5 हम ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू BQ+R, ठीक है। हमें a तो दिया नहीं है, ठीक है, a को इसी तरह से लिखेंगे और रिमाइंडर में हम यहाँ पे 1 भी रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, इस तरह से हम 5 तक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल टू, और b की जगह पर आपको 6 दे दिया है और q हमें पता नहीं है, तो हम q नहीं लिखेंगे और एक बार 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बार a इक्वल टू 6q+2 रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर की जगह पर हम 2 रख दिए। एक बार क्या करेंगे, a इक्वल टू 6q+ यहाँ पे 3 रख देंगे, और एक बार यहाँ पे a इक्वल टू 6q हम यहाँ पे 5 तक रखेंगे, 4 रखेंगे, और a इक्वल टू 6q+5 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो इसमें से हमारा देख लीजिए यहाँ पे 6q+1 6q+2 और 6q+3 ये हमारा विषम पूर्णांक है, और सम कौन सा है, ये है 6q+2। अब इसको जब जो देखिए सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे कि 2 से हमारा यहाँ पे 6 विभाजित हो गया, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं, जो विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या 2 वाला हो गया, ये आपका 4 वाला हो गया, ये आपका 5 वाला हो गया, और यहाँ पे विषम पूर्णांक कौन सा हो गया, 1 3 5, ये आपका यहाँ पे विषम संख्या यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमने a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, a एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q, यहाँ पे देखिए 6q, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक जीरो छूट गया, यहाँ पे जीरो भी होगा और यहाँ पे आपका 6q प्लस जीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी 6q हमारा क्या है, ये भी आपका सम संख्या में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, जो हमारा यहाँ पे सम संख्या हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 4 एक के यहाँ पे क्या है, के रूप, यहाँ पे देखिए, इसलिए यह 6q प्लस 6q प्लस 6, यहाँ पे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है। ठीक है, के रूप का नहीं हो सकता, आपको लिख देना है। सिद्ध करने में आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, तभी तो आप सिद्ध कर पाएंगे ना, यहाँ पे लिखने की ही बात है। 6q प्लस 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ए हमारा विषम पूर्णांक है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सम है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों क्या है, हमारा यहाँ से 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित है। तो ये जब नहीं होगा तो हमारा तो यही होगा, ए विषम पूर्णांक है, तो यहाँ से भी हम तो विषम पूर्णांक ही लेंगे ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा, क्योंकि a अगर हमारा धनात्मक है तो ये भी हमारा विषम रूप का होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, हमारा 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित, यहाँ पे 2 से विभाजित विषम पूर्णांक तो नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, यही आपका प्रूफ था, जो कि आपका हो गया है। इसी तरह से आपका प्रूफ होगा। तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, और जब भी क्लास करने बैठे तो यहाँ पे कॉपी और पेन लेके साथ में ज़रूर बैठे, यहाँ पे नोट भी कर ले, और घर पे कम से कम यहाँ पे 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से बने और एग्जाम में भी आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपके 3 के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 3 का क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, आर्मी, जिसको देखिए सेना जो आपको एक कतार में खड़े रहते हैं उसको हम परेड कहते हैं। ठीक है, अगर देखते होंगे आप स्कूल में भी किस तरह से मतलब विद्यार्थी सब परेड के लिए खड़ा रहते हैं। तो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले, मतलब यहाँ पे 32 सदस्य है जो एक कतार में चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो 616 जो है उसके पीछे से वहाँ पर मार्च कर रहा है, तो वो किस तरह से रखेंगे कि वो वहाँ पे मार्च करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 32 और 616 को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको HCF करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्तंभों की, यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ पे क्या है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या।
तो बताइए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है। तो यहाँ पे देखिए HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 616 और 32, तो ये हो गया अधिकतम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 616, तो A को हम मानते हैं बड़ी संख्या, क्या मानते हैं A 616, और B हम मानते हैं छोटी संख्या को। ठीक है 32। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या फॉर्मूला होता है, A = BQ + R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 616 और 32 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको HCF कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको HCF कर लेते हैं। देख लीजिए 616 और देखिए 32 और 616 का हम HCF करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 32 से कन 32 2, और यहाँ पे कितना आ गया 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखिए 196, 32 नमक कितना आ जाएगा 288। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे 8 में से 8 गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम चरण 1 लिखेंगे। ठीक है, चरण 1। तो यहाँ पे देखिए A की जगह पर क्या है 616, और B की जगह पर क्या है हमारा 32, और Q की जगह पर हमारा क्या है 19, और शेषफल की जगह पर हमें कितना आ गया 8। चलिए अब हम चरण 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे 8 चौका 32, यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चरण 2 करेंगे, कितना आ गया आपका A हो गया 32, और आपका B हो गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 8 चौका, तो यहाँ पे आपका Q4 और +0, तो 1 2 3, तो इसमें कितना आ गया यहाँ पे आपका HCF = 8। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया 3 का। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके 4 के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 4 का क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे क्या हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, और यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 को दर्शाना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और इसको हम एक तरह से ये क्या हुआ दर्शाना, सिद्ध करना। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दर्शाना है, तो हम लिख लेते हैं पहले। दर्शाना क्या है आपका, दर्शाना है, तो देखिए यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब हो जाएगा एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा a², और आपको क्या दर्शाना है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m और 3m+1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग का क्या फॉर्मूला होता है, A = BQ + R। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जहाँ क्या है B तो हमें दिया है, B कितना है 3, यहाँ पे भी 3 है, तो हम B कितना लिखेंगे 3, और देखिए शेषफल तो हमारा क्या होता है B से छोटा होता है, तो शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा R = 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमारे से छोटा होता है इसलिए, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0, ये भी लिख दीजिएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A = 3Q, B की जगह पर हम लिखेंगे 3 और Q + R। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कुछ पूर्णांक
कुछ पूर्णांक, ठीक है, b की जगह पर मैं 3 दिया था, ठीक है, के क्यू बड़ा ये बराबर है किससे, 0 से, ठीक है। अब हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पर क्या रखेंगे, 0 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, और यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम वर्ग कर लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे और 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग करके इसको दिखाना होगा, और यहाँ पे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3q प्लस 0 का स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0, 3q प्लस 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको a प्लस b को होल स्क्वायर पर लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। इसको भी हम उसी तरह से तोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12q प्लस 4, तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको सेट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर प्लस 12q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आपको 3m प्लस 2, इसको इस तरह से 3m प्लस 1 करके आपको लेना होगा। तो यहाँ से जो हम लेंगे 9, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 तो कॉमन नहीं होगा, तो हम किस तरह से करेंगे, तो ये हमारा 3 भी कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे हम 3 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तब हमारा यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए ए स्क्वायर, देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे। हम 3 कॉमन क्यों लिए वो भी हम आपको बताएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप में देखिए पता चल जाएगा आपका। 3q स्क्वायर, ठीक है, और इसमें हम कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि m इक्वल टू 3q स्क्वायर ये वाला, और 3q स्क्वायर प्लस 2q, और 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, m यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए ये 3q 3m और फिर 3m प्लस 1, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इसके जगह पर हम m रखेंगे, क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे था जो हमें वर्क करके दिखाना था, हमने वर्क करके भी यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आपके 5 के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 5 का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 4 के क्वेश्चन में वर्क करने के लिए कह रहा था, और यहाँ पर घन करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था 4 का, उसी से हम उसी अनुसार यहाँ पे 5 का भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से, बस यहाँ पे हमने वर्क किया था और यहाँ पर हम बस घन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से ठीक है। ए इक्वल टू क्या होता है आपका बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 बड़ा या बराबर है रिमाइंडर से शेषफल से, और आर बी से बड़ा है यहाँ पे आर। ठीक है, अब हमें बी की जगह पर क्या दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए 9, बी की जगह पर हमें 9 दे दिया है, और शेषफल का मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है, हम शेषफल भी यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी की जगह पर 9 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू 9 रखने पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9q प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जहाँ 0 बड़ा या बराबर है r से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 से क्या होगा हमारा r छोटा होगा। ठीक है, 9 से हमारा r क्या होगा छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब r इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q प्लस 0 मतलब 9q। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक q, यहाँ पे एक क्यू करेंगे क्योंकि घन है, तो घन का मतलब क्या होता है क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 9q। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, तो 9 9 81 और 81 दिया, तो हम 9 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, और 81 क्यू लिख देते हैं, उसके पावर में क्यू आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं 9m, और जहाँ क्या होगा m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे, तो इस 9 को हमने कॉमन कर लिया है, 9 9 81 में यहाँ पे लिख दिए, लेकिन q तो यहाँ पर भी रहेगा, और q यहाँ पर भी रहेगा, और q यहाँ पर भी, तो q पावर 1 q का पावर 1, तो यहाँ पे क्यूब होगा इसलिए। ठीक है, और जहाँ m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब हम लिखेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे जब r इक्वल टू 1 हो तो लिखेंगे a इक्वल टू 9q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एक क्यू तो 9q प्लस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 81q। ठीक है, 81q पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ m इक्वल टू 81q प्लस 27q स्क्वायर और प्लस 3q। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह हम लिखेंगे जब r बराबर 2, तो aq इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, होल क्यू होगा, और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, 81 पावर क्यू, आप पूरी तरह से हल करने के बाद भी 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से ले लेंगे 54q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12q, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे या 9m प्लस 8 भी लिख सकते हैं, और जहाँ क्या है m इक्वल टू 81q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 रूप का होता है। ठीक है, यही आपका था 5 का क्वेश्चन। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिए हैं। तो आई होप कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहा होगा और आपने क्लास को बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया होगा। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह से प्रश्नावली हम 1.2 को अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।